हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और बात करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। तो इससे पहले कि मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करके बताऊं, उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इस चैप्टर में ओवरऑल इन 14 टॉपिक्स से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना। इन सारे 14 टॉपिक्स से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अभी जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब जब इस चैप्टर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे और न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स थे, जब सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ रहे थे तो टॉपिक के साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कवर कर रहे थे, है ना। वहां पर हम लोग ये देख रहे थे कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ये सारी चीजें हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने वहां पर टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया है, तो फिर आज के लेक्चर की क्या नीड है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या नीड है, इसे समझते हैं। देखिए होता क्या है, भले ही इस चैप्टर में इन सारे 14 टॉपिक्स से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन उसमें से होता क्या है कि ये जो आपके शुरू के 5 टॉपिक्स हैं, इसमें क्या होता है, ये टोटल क्या है, पूरा मैथमेटिकल बेस्ड। यहाँ पे कुछ भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स तो लगते नहीं है ना। ये सारे आपके क्या है, पूरा मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं आपके ये। तो ये जो क्वेश्चंस, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये इजिली हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चंस में डेविएट करा जाए, है ना। पूरा इजी होता है, जितना आपको मेथड बताया गया है पूरा का पूरा बस मेथड से ही ये सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए, आपके मॉलिक्यूलर मास में एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इन सारे टॉपिक्स पर आ जाए तो ये भी क्या होते हैं, कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है ना, सिर्फ एक ही आपका फॉर्मूला है। तो ये सब जो है, ये सब आपके क्या है, पूरा कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इवन अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की भी बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट भी आपका कुछ टफ नहीं था। इसमें भी आपके 3 इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज थे, बस उसी का यूज कर करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जा रहे थे, है ना। 3 फॉर्मूला थे ना, एक आपका वेट इन ग्राम से रिलेटेड, एक आपका नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, और एक आपका वॉल्यूम इन लीटर जो आपका गैस के फॉर्म में था, उससे रिलेटेड आपके 3 फॉर्मूलाज थे, तो उससे सॉल्व हो जा रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो ये भी आपके हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपके हो जाते हैं, बस आप बशर्ते आपकी प्रैक्टिस हो तो आप लोग इजिली कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे होती, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है आपके स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, पूरा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। लिमिटिंग रिएजेंट्स में इस पे भी पूरा क्या होता है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। और ये वाला जो टॉपिक है, होता तो यहाँ पे भी फॉर्मूला है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड ही मिलते हैं, और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि चीजें थोड़ी चेंज करके दे दी जाती है, डेविएट कर दिया जाता है, तो उससे बच्चे इसको कर नहीं पाते। तो जो मेन प्रॉब्लम होता है आपका कहाँ से आता है, यहाँ से, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रिएजेंट्स। इसमें क्या होता है, ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो बच्चे लॉजिक लगा नहीं पाते। जबकि सबसे सिंपल देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट यही होता है ना। सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है सिर्फ जो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो इन्फॉर्मेशन देती है, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन निकालना आ जाए तो इससे रिलेटेड कितना भी टफ क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे। लेकिन होता क्या है, बच्चे यहाँ पे पहले तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, पहले तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, फिर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो लॉजिक लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे होती है जब एकदम से फॉर्मूला बेस्ड ना दे करके थोड़ा सा चीजें चेंज कर दी जाती है, थोड़ा डेविएट कर दिया जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आपके स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, लिमिटिंग रिएजेंट्स और रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, इन 3 टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली क्या होते हैं, स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं या फिर जिसे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ इस तरह की न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड से सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए
ओके, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और ये चैप्टर आप लोग इजिली कर लो। ओके, तो चलिए फिर अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूं, 3 पॉइंट्स मैं आपको और बोलना चाहूंगी। वो ये होगा कि फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि पहले मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, लेकिन पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरी ऑनेस्टी के साथ एक बार खुद से ट्राई करेंगे। आप एक बार खुद से चेक करेंगे कि क्या आप क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, क्या आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। देन उसके बाद आप मैच कराइएगा कि जो मैं आपको बता रही हूँ उससे मैच कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जब ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 काम करना है। पहले तो आपको ये करना है कि चैप्टर को रिवाइज करते रहना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो अभी आपको 11th में तो काम आएगा ही, स्कूल के एग्जाम में तो काम आएगा ही। आगे जब आप लोग 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहां पे भी ये जो चैप्टर होता है ये बहुत ज्यादा काम आता है। इवन क्लास 12th में भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये सारे कॉन्सेप्ट बार बार यूज होते रहते हैं, एज अ बेस यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको रिवाइज करनी है और दूसरी चीज जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो चलिए, ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। आपसे सोडियम एसिटेट का मास कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। किसका मास? सोडियम एसिटेट का। सोडियम एसिटेट का मास आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। देखते हैं और क्या क्या चीजें क्वेश्चंस में मेंशन है, आगे भी देख लेते हैं। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 500 ml। पहले तो 500 ml क्या होता है? वॉल्यूम, है ना। 500 ml वॉल्यूम दिया है ऑफ, आपका दिया है 0.375 मोलर इक्वल सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर इक्वल सॉल्यूशन। तो ये जो आपको लिखा है ना 0.375 मोलर इक्वल सॉल्यूशन, मोलर जो ये वर्ड है इसको क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मोलर, मोलर का क्या मतलब है? मोलर का सेंस होता है मोलैरिटी से। किससे होता है? मोलैरिटी से। अब देखिए ये रिकॉग्नाइज करने वाली चीज है कि नहीं? मोलर, इसको देख के आपको समझना है कि जब आपको मोलर टर्म देता है तो उसे आप क्या समझेंगे कि यह बात मोलैरिटी की हो रही है। तो आपको मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं आपको बता चुकी हूँ, कैपिटल एम से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका? 0.375 आपको दिया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज। सोडियम एसिटेट का हमें मोलर मास दिया है। मोलर मास मेंशन कर लेते हैं। मोलर मास कितना दिया है हमें? मोलर मास हमें दिया है 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इतनी सारी चीजें दिया है और मास पूछ रहा है। मोलर मास दिया है, मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है और हमसे मास पूछ रहा है किसका? सोडियम एसिटेट का, हमारे सॉल्यूट का। ओके, तो चलिए फिर अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही बात मोलैरिटी की जाए तो सबसे पहले यही ट्राई कर लीजिए कि क्वेश्चंस को आप मोलैरिटी के ही फॉर्मूले से सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। मोलैरिटी दे दिया है तो सबसे पहले आप मोलैरिटी का ही फॉर्मूला रखिए और चेक करिए कि क्या ये क्वेश्चन हमारा उससे सॉल्व हो जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन अपॉन व्हाट? वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी देखिए हमें एन अपॉन वी मिल रहा है। वी तो है हमारे पास लेकिन एन नहीं है। लेकिन एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। और लेकिन नंबर ऑफ मोल्स होता है ये हमें पता है। अब क्वेश्चन में जो बाकी चीजें गिवन है उनको चेक करिए। मोलैरिटी का तो चलिए हमने फॉर्मूला रख लिया, वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है और क्या क्वेश्चन में दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या पूछ रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है? मास, है ना। मास इन ग्राम, ठीक है। मास पूछ रहा है, मोलर मास दिया हुआ है। तो मास और मोलर मास को देख के कुछ याद आ रहा है?
मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको मोल्स से रिलेटेड नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे, है ना। एक वेट इन ग्राम से रिलेटेड, एक नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस से रिलेटेड। तो जैसे ही बात वेट की हुई या मास की हुई, मास इन ग्राम या वेट इन ग्राम की हुई, मास की बात हुई और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दिख रहे हैं, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हमें नंबर ऑफ मोल्स और मास वाला फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, है ना। अब देखिए N इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। इसको हम लोग वेट इन ग्राम या मास इन ग्राम भी कहते हैं, है ना। मैं आपको दोनों बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता है। अब देखिए, अब आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ मोल्स को जो भी आप जानते थे उसको आपने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का वेट के साथ जो भी आप रिलेशन जानते थे वहां पे आप लोगों ने इसको मेंशन कर लिया। तो अब देखिए, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और जितनी नॉलेज है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जितनी नॉलेज है, क्या उससे अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितनी चीजें हमने यहाँ से निकाल ली है, क्या उससे अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चेक करिए, क्या निकालना है, मास निकालना है, इसी को निकालना है, मास इन ग्राम, है ना। स्मॉल w निकालना है, मोलर मास भी हमें पता है, वॉल्यूम भी हमें पता है, मोलैरिटी भी पता है, सब कुछ पता है। तो अब तो हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए, चूंकि हमें पता है कि ये जो हमारा n इज इक्वल टू होता है वो होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे n की जगह पर W/m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इसको लिखने का एक सही तरीका क्या होगा, सीक्वेंस में लिखते हैं। सही तरीका क्या होगा इसको लिखने का, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ओके। अब इसके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर हम n की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो हमें m कैपिटल M इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्मॉल n की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, W/V, ठीक है। ये हमारा किसमें है, इन ग्राम है, और इसको भी हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, इन लीटर, ओके। तो यहाँ पे V नहीं होता है, स्मॉल m होता है, क्या होता है, मोलर मास, है ना। m होता है ना, मोलर मास, लिख देती हूँ पूरा ही, मोलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा, m की जगह पर हो जाएगा W/m, मोलर मास, ठीक है। तो ये तो n की जगह पर ये दोनों हो गया। अब मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम भी तो है, तो उसको भी लिख लेते हैं V इंटू V इन लीटर। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला हमें फाइनली मिल रहा है, इससे हम लोग इजी W को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैपिटल M हमारे पास है, W हमें निकालना है, मोलर मास भी है हमारे पास और वॉल्यूम भी है हमारे पास, सब कुछ है। अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, W निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, स्मॉल w इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे कैपिटल M क्या है, आपकी मोलैरिटी है। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 0.375 इंटू मोलर मास कितना दिया हुआ है आपका, 82.0245 इंटू वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम हमें रखना है इन लीटर और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ml में दिया है। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे 500 इंटू 10⁻³ कैसे, ये 10⁻³ कैसे हो गया है, आप लोगों को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट चलिए यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ, फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए, आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ml, है ना। तो आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ml, दिस मीन्स कि 1 ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ लीटर, है ना। तो इसीलिए जब हमें इसे ml में था और लीटर में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बस अब क्या बचा है, अब जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है और मल्टीप्लीकेशन करने पर आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लीजिए, आंसर बता देती हूँ कितना आ रहा है। आंसर आपका आ रहा है 15.38 ग्राम। कितना आ रहा है, 15.38 ग्राम, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आंसर आपको इतना मिलना चाहिए, ओके। तो ये बात हो गई फर्स्ट क्वेश्चन की।
अब इसमें क्या मिला आपको, न्यू क्या मिला? देखिए पहले तो ये मोलर टर्म देख करके ये पहचानना कि यहाँ बात मोलैरिटी की हो रही है। ओके, मोलैरिटी की हो रही है। सेकेंड थिंग आपको क्या मिली कि जब आपको यहाँ पे मास इन ग्राम दे रहा है और आपके मोलैरिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो फटाफट आपको क्या करना है, एम और मास के बीच जो भी रिलेशन है उसका यूज करना है और उसको यहाँ पे पुट कर देना है ना। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों के दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेसिकली यूज किए। एक तो हमारा मोलैरिटी ही था, सेकेंड की हम लोग जो मोल कॉन्सेप्ट्स की 3 फॉर्मूलाज जानते हैं उसका भी हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। ओके, अब आप लोग चाहें तो मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला भी अलग से कहीं पर नोट पॉइंट डालकर मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन ये क्या है, इसी का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना। एन की वैल्यू पुट करके हमने इसी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म निकाला है, तो इस फॉर्मूले को भी मेंशन करिए, अलग से नोट डालकर मेंशन कर लीजिए कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है और हमें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अमाउंट वर्ड जो होता है वो बेसिकली एक आप इस तरह से समझ सकते हो कि अमाउंट वर्ड जो होता है ना, एक तरह से आपको वेट इन ग्राम बताना होता है जब भी अमाउंट पूछे। ठीक है, मतलब आपको एक तरह से मास बताना होता है। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कुछ दी हुई है जिसमें आपको पहले कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। देन सेकेंड कंडीशन है आपकी, उसमें भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग लेते हैं हमारा फर्स्ट वाला, उस पर चेक करते हैं, देन सेकेंड में चलेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, गिवन है कि व्हेन आप क्या कर रहे हो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बर्न इन एयर। कार्बन, जब आप क्या कर रहे हो, कार्बन को, कितना कार्बन को, 1 मोल कार्बन को, जब आप क्या कर रहे हो 1 मोल कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी आपको ये बोले कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम बर्न करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो कार्बन का रिएक्शन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में इसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो उस दौरान हमें ये बताना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो हम लोग लॉजिक्स पढ़ते हैं, उस लॉजिक से सॉल्व होगा, है ना। जब इस तरह से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें वो रिएक्शन लिख लेना चाहिए जो हमें पता है, और एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है पहले वो मेंशन कर लेना चाहिए, देन उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये देखने में तो पता नहीं चल रहा है, ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कैसे कैलकुलेट होगा। तो सिंपल सी चीज है, जब आप कार्बन को एयर में बर्न करोगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना कि कुछ प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हो रहा है। बिना रिएक्शन के तो कुछ प्रोड्यूस हो नहीं जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, दिस मीन्स रिएक्शन हो रहा है। और जब भी हम लोग कार्बन को एयर में बर्न करते हैं तो कार्बन का रिएक्शन किससे हो जाता है, ऑक्सीजन से, और फॉर्मेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम लोग इस रिएक्शन को अपना जो भी हमें पहले से नॉलेज है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या होता है, जब हम लोग कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
यही तो है ना, कार्बन को एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो बस आपको यही लिखना है, आपने लिख लिया। तो क्या रिएक्शन बैलेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये चेक करना चाहिए कि जब भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं वो बैलेंस है कि नहीं। तो ऑफकोर्स बैलेंस है, इधर भी 1 कार्बन इधर भी 1 कार्बन है एंड 2 ऑक्सीजन इधर भी 2 ऑक्सीजन ही है। ओके, तो बैलेंस तो है। अब एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, पहले हम लोग वो मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन वैसे तो हमें मोल्स के बारे में भी बता देती है, वेट इन ग्राम के बारे में भी बता देती है, वॉल्यूम के बारे में भी बता देती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी बता देती है। 4 इन्फॉर्मेशन हमें दे देती है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मोल में गिवन है और अमाउंट पूछ रहा है, वेट इन ग्राम पूछ रहा है। तो अगर हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ हमें 2 तरह के इन्फॉर्मेशन की नीड है, एक मोल की नीड है, दूसरा अमाउंट की नीड है, तो हम लोग वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ और मोल और इसको लिख लेते हैं, अमाउंट को लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितना नीड है उतना ही मेंशन करेंगे। ओके, तो देखिए इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है, इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन के कितने मोल है, यहाँ पे O2 है ना, तो ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1 मोल है। या फिर अगर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे तो कितना है, 1 है, एक ही मॉलिक्यूल तो है ना यहाँ पे ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो इसके पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लेते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या नॉलेज देती है, हमें ये बताती है कि यहाँ पे 1 मोल कार्बन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाती है। अब वेट की बात करें तो ग्राम की बात कर ले तो क्या होगा, मतलब अगर हम लोग इसका मोलर मास लिखना चाहें तो क्या होगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। अब अगर हम लोग उसी को मोलर मास लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा, है ना। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते हैं तो वही क्या बता देता है, मोलर मास बता देता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हमारा 12 ग्राम कार्बन आपके ऑक्सीजन O2 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है ना, मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो क्या होगा 32 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का हो जाएगा 12 और 2 और 44 ग्राम। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख करके इतना तो क्लियर हो गया है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम लोग 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में, इसका मतलब 1 मोल कार्बन को जब हम लोग किसमें, एयर में बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना अमाउंट बनेगा। तो देखिए जस्ट नॉर्मल विथआउट एनी कैलकुलेशन हमें पता चल रहा है कि जब इसका 1 मोल बर्न होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होती है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होती है। तो जस्ट हम लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन पता है उससे ही हमारा आंसर मिल गया। इसमें इन्होंने क्या पूछा था, बस 1 मोल बर्न करके ही तो पूछा था, तो 1 मोल बर्न करने में कितना अमाउंट बन रहा है, 44 ग्राम अमाउंट बन रहा है। तो देखिए यहाँ कुछ कैलकुलेशन था, नहीं था, कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होते हैं ना, टोटल लॉजिकल होते हैं और लॉजिक भी बहुत सिंपल ही लगानी होती है। सिर्फ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या बताती है, सिर्फ उसी को मेंशन करके जस्ट चेक करना होता है, बस हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमें बस आंसर मिल गया कि व्हेन आप लिख दीजिए कि व्हेन 1 मोल कार्बन इज बर्न in the presence of air, when 1 mole carbon is burned in the presence of air, then 44 gram of carbon dioxide is
प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ठीक है, देखिए साफ पता चल रहा है ना। जस्ट एक ये कैसे पता चला, जस्ट एक बैलेंस इक्वेशन हमें जो भी बता देती है उसी से सामने आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करना होता है, कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है, समझ पा रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चंस हो ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन रखनी है और इक्वेशंस हमें क्या बता रहा है सिर्फ ये चेक करना है। उसके बाद आप चेक करिए कि क्या आपको आंसर मिल रहा है, तो तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ मिल गया कि 1 मोल हमें इतना प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट ये कह रहा है, देखिए पहले तो ये हमसे क्या पूछा है, ये इसी का पार्ट है, तो पहले मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन पहले ही लिख लेती हूँ कि इन्होंने हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट पूछा था, कितना अमाउंट मिलेगा हमें CO2 का, पहले ही लिख लेती हूँ। देन इसके बाद ये क्या क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ पे 2 तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स की बात की गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स तो बता ही रहा है, साथ ही साथ ये भी बता रहा है 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का भी अमाउंट बता रहा है और कार्बन के मोल्स बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है। तो पहले उसको मेंशन कर लेते हैं, देन देखते हैं क्या कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या बताया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताया है कि हमने 2 मोल्स ले रखा है और क्या ले रखा है, आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, और डाइऑक्सीजन का इन्होंने क्या दिया, 16 ग्राम। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब हम लोग 2 मोल्स कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बस यही पूछ रहा है। तो पहले चलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उसका मोल्स और ग्राम में पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर मोल्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर लिखे तो 1 ही है ना, इसके 1 मॉलिक्यूल ही है, इसका भी 1 मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनाता है। तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, यानी कि कितना मोलर मास होता है, लिख दीजिए। कार्बन का 1 मोल कितने के बराबर होता है, कार्बन के 12 ग्राम के बराबर होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो अगर उसको ग्राम में लिखेंगे तो उसका मोलर मास आ जाएगा ना। और मोल क्या बताता है, मोल अगर आपको पता है तो आप मोलर मास तो निकाल ही लोगे, सिंपल 12 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। जस्ट अभी इसके पहले भी हम लोगों ने किया था, तो इसलिए मैं इसको बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी, डायरेक्ट लिख देती हूँ 44 ग्राम। ओके, इतना इंफॉर्मेशन हमें पहले से है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें तो ये पता है कि जब हम लोग 1 मोल कार्बन लेते, 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते, तब हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, ये इन्फॉर्मेशन है हमें। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम लोग कार्बन के 1 मोल की जगह 2 मोल ले लें और ऑक्सीजन के क्या ले लें, 16 ग्राम ले लें, 32 ग्राम की जगह 16 ग्राम ले लें, तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये पूछ रहा है। तो समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इस तरह की चीजें पूछे, जहाँ पे जो कि टोटल लॉजिकल, इस तरह से लॉजिकल चीजें आपसे पूछे, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करवाए, तो वहां पे मैंने आपसे क्या बोला था, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको एक ही रिएक्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देता है तब तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है, आप डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करके आंसर निकाल लीजिए। यानी कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको क्या क्या बताती है, उस इंफॉर्मेशन को लिखिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि किसी क्वेश्चन में आपको दो रिएक्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दे,
तो उस केस में आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हमें लगाना होगा। जब दो रिएक्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दे और तब प्रोडक्ट के बारे में पूछे, तो उस केस में हमें पहले क्या करना होता है, उस केस में पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करना होता है कि इन दोनों में से कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। पहले वो आपको सर्च करना होता है, देन उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना होता है ना। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर फिर रिपीट हो गया है। तो क्या आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? आपने वीडियो पॉज किया था तो आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाए थे कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा था, समझ पाए थे? बिल्कुल समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे हैं तो आप समझ लीजिए कि जब भी दो रिएक्टेंट के बारे में दे तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करना होता है, उसके बाद ही सॉल्व करना होता है। ओके, तो चलिए पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं, कौन सा रिएजेंट इसमें लिमिटिंग है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमें पहले से पता है। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखिए क्या दे रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। यहाँ पे कह रहा है 2 मोल्स। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के हम 2 मोल्स दे रहे हैं आपको, और ऑक्सीजन का हम आपको दे रहे हैं 16 ग्राम। क्या दे रहे हैं? 16 ग्राम। और अब बताइए कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा। तो अब देखिए पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करना होगा। कैसे सर्च करेंगे? यहाँ से चेक करते हैं। हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये बताती है कि जब भी 1 मोल कार्बन का रिएक्शन हम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने 32 ग्राम की जगह पर हमें क्या दे दिया, 16 ग्राम दे दिया, है ना, 16 ग्राम दे दिया। अच्छा देखिए, ये 2 मोल्स इन्होंने दिया है, तो अगर हम इसको ग्राम में लिखे तो कितना होगा, 1 मोल 12 ग्राम के इक्वल होता है, तो ये कितना होता है, 24 ग्राम हो जाएगा, है ना, 24 ग्राम हो जाएगा ना। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, कार्बन हमें एक्स्ट्रा दे दिया है, कार्बन हमें क्या किया है, एक्स्ट्रा दे दिया, 24 ग्राम दे दिया, एक्सेस में दे दिया। और ऑक्सीजन क्या किया, जितनी नीड है उससे कम दिया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज जितनी नीड है उससे कम देगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग इसे? अगर आपको लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन, देखिए पहले इसमें आप पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि आपने जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी है उसी से आपने इसको डिटरमाइन कर दिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। 32 ग्राम नीडेड है, ये आपका नीडेड अमाउंट है। ठीक है, इतने की नीड है आपकी और इतना आपको गिवन है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नीडेड के कंपेयर में जो चीज कम होती है वही क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन से जो भी हमें सॉल्व करना है, आगे जो चीजें भी सॉल्व करनी है, किसके बेस पे सॉल्व करनी है, ऑक्सीजन के बेस पे सॉल्व करनी है। तो जो लिमिटेड होता है उसी के बेस पे सॉल्व करना होता है। एक्चुअल में अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना। जब भी क्या करे, दो रिएक्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे तो पहले क्या करिए, लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करिए। कैसे सर्च करेंगे, नीडेड अमाउंट और गिवन अमाउंट को कंपेयर करेंगे। जो चीज नीडेड से कम हो, जो चीज नीडेड से कम गिवन हो वही क्या हो जाएगी, लिमिटिंग हो जाएगी। इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको आगे का जो भी आंसर बताना है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही बताना है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटेड होती है, जब तक वो रिएक्शन में मौजूद होती है तभी तक रिएक्शन चलती है। जैसे ही वो रिएक्शन से फिनिश होती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो जब भी कोई रिएजेंट लिमिटेड अमाउंट में हो, लिमिटिंग रिएजेंट किसी रिएक्शन में प्रेजेंट हो, तो उसका जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट ऑलवेज उस लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। तो उस केस में हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें इस एक्सेस वाले की बात ही नहीं करते, वो कैलकुलेशन हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही कर लेते हैं। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एक्चुअल में हमें ये बताना है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी।
ओके, ये चीज यहाँ तक आने की बाद पता चल रही। तो चलिए फिर इतना पहले आप लोग मेंशन कर लीजिए, फिर मैं रब करके इसके आगे की चीज बताती हूँ आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इतना हो गया, तो अब आगे देखिए। अब आगे देखिए, इसके बाद आपको ये लिखना होगा कि चूंकि हमें क्या पता है, देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन से कार्बन था CO2, ठीक है, ये कितना था 12 ग्राम था, ये 32 ग्राम था, ये 44 ग्राम था। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें नोन है, ये हमें पहले से पता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें गिवन है CO2 आपका ये कितना दिया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका 24 ग्राम दे दिया है, ये 16 ग्राम दे दिया है, इसका पूछ रहा है। तो अब आपको लिखना है कि when 32 ग्राम ऑक्सीजन react with 12 ग्राम कार्बन then 44 gram carbon dioxide is produced. Therefore when 16 gram oxygen react with given amount of carbon then what, कितना बनेगा, कैसे निकालें इसको। बस सिंपली क्या करिए, जब ये आपका 44 ग्राम कब बनता है, जब आप 32 ग्राम लेते हैं, है ना। तो 16 ग्राम लेंगे तो कितना बनेगा बता दीजिए, कैसे बताएंगे। 44 ग्राम बनता है 44/32, ठीक है, इससे 1 ग्राम का आंसर आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 16, ठीक। इसको सॉल्व करिए, ओवरऑल आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 2 जा 32, ठीक है, 1/2 मिल रहा है। और ये क्या हो जाएगा 22 2 जा 44, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22 ग्राम आंसर। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन में। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस, क्या बोल रहा है, डाईहाइड्रोजन मीन H2 गैस का कितना बोल रहा है, ये 10 वॉल्यूम्स। क्या कह रहा है कि 10 वॉल्यूम्स, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स, कितना 5 वॉल्यूम्स, किसका कह रहा है 5 वॉल्यूम्स, ये कह रहा है आपका 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, ठीक है। O2 गैस क्या कर रहा है, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है। तो हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस, तो वाटर का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजों का आपस में रिएक्शन हो रहा है, दोनों का वॉल्यूम दिया गया है, दोनों ही रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया गया है, और फिर पूछ रहा है कि वाटर के कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे। तो क्वेश्चन से सिंपली पता चल रहा है कि बस हमें क्या करना है, बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है और वाटर का फॉर्मेशन करके हमें बस बताना है कि अगर इसका इतना वॉल्यूम, इसका इतना वॉल्यूम आपस में रिएक्ट करे तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, है ना। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अपनी केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे जो हमने लिख ली है। H2 + O2 gives 2H2O। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे H2O, पहला काम हमें क्या करना है, पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो अगर हम लोग चेक करें तो हाइड्रोजन तो 2 हमें दिख रहे हैं, बट ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है। दिस मीन्स कि इस साइड ऑक्सीजन जो है हमारा वो कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा।
तो हमने 2 ऑक्सीजन बना दिया। 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो हाइड्रोजन को भी 2 2 जा 4 कर लेते हैं। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन 4, 2 ऑक्सीजन, देखिए 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है 2 2 जा 4, ठीक है, हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे, सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में बताए, प्रोडक्ट के बारे में पूछे, तो क्या करना होता है, वही सिंपल लॉजिक लगा के सॉल्व करना होता है, मींस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है। जब कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 है। तो मोल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उतने ही मोल्स होते हैं, है ना। ये चीज मैं आपको थ्योरी के दौरान बता चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मोल्स, ये क्या हो जाएगा 1 मोल, और ये क्या हमें मिल रहा है 2 मोल्स, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से चीजें पता चल रही हैं। ये सब चीजें हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जब हमारा हाइड्रोजन का 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के 2 मोल्स का फॉर्मेशन होता है। इतना हमें पहले से पता है। तो अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अब ये गिवन है कि अगर इसका 10 वॉल्यूम ले लें और इसका 5 वॉल्यूम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें कितना वाटर मिलेगा, बस यही बताना है, सिंपली बताना है। तो चलिए, ये तो मोल की बात हो गई, वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में चीजें वॉल्यूम के फॉर्म में दी है ना। और वॉल्यूम भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख करके, है ना। यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 वॉल्यूम्स। इसमें कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो 1 वॉल्यूम, और इसमें कितना दिया है 2, तो इसका मतलब 2 वॉल्यूम्स। तो जो हमें पहले से पता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि अगर इसका 2 वॉल्यूम्स इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी 2 चीजों के इंफॉर्मेशन दिया होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, उस कंडीशन में हमें सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या कोई रिएजेंट लिमिटिंग है कि नहीं, है ना। जब भी 2 चीजें दी होती है तो हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है। ये भी हो सकता है कि लिमिटिंग एक भी ना हो, है ना। पहले चेक करते हैं क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता है उससे ये पता चल रहा है कि इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम जब लगेगा, इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करने के लिए इसके 2 वॉल्यूम की नीड है ना। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका 5 वॉल्यूम दे रहा है और इसका 10 वॉल्यूम दे रहा है, मतलब 1 into 2 होता है ना, और 1 into 2 होता है। तो देखिए 5 2 जा भी क्या होता है, अगर 1 into 2 करे, 1 into 2 करे तो क्या हो जाएगा 2, मतलब 1 2 जा 2 होता है। तो उसी तरह से 5 2 जा 10 भी तो होता है ना। तो इसका मतलब ये जो रेशियो दिया है, ये एकदम एग्जैक्ट दिया है, जितना हमें चाहिए उतना ही दिया है ना। देखिए ना, अगर इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका 10 वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो ये जो दिया है यहाँ पे कुछ भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जितना चाहिए उतना ही दिया है। अब जब जितना चाहिए उतना ही दिया तब तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, तब तो ये बस जस्ट नॉर्मली थ्योरेटिकली सॉल्व हो जाएगा, है ना। कैसे सॉल्व हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि when 2 volumes of क्या चीज, हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन react with 1 volume of ऑक्सीजन यानी कि O2, then 2 volumes of H2O is produced, है ना। वाटर के कितने वॉल्यूम्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, 2 वॉल्यूम्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इतना आप लोग मेंशन कर लीजिए। इसके आगे का पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ।
पहले आप वो मेंशन कर लीजिए, देन उसके बाद मैं रब करती हूँ। ठीक है, हो गया होगा मेंशन, रब कर देती हूँ। इतना हो गया। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा therefore when क्या दिया था आपका 10 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन का दिया था, है ना, हाइड्रोजन का 10 वॉल्यूम्स दिया था। तो 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 react with 5 volumes of O2 then what अगर क्या होता है H2 का, आपके H2 का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसके 2 वॉल्यूम बनाता है, ठीक है, इसका 2 वॉल्यूम बनाता है, तो फिर अगर इसका 10 ले लें और इसका 5 ले लें तो कितना बनेगा? जितने वॉल्यूम हाइड्रोजन के होते हैं उतने ही वॉल्यूम आपके वाटर के बनते हैं, है ना। तो वॉल्यूम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 10 वॉल्यूम है, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितना होता है? जस्ट डबल बनता है। तो ऑक्सीजन का कितना है? 5 है, तो कितना बन जाएगा? देन 10 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर, देन 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड। बस, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। जितना इंफॉर्मेशन हमें पहले से था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो गया था जैसे ये वाला था। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं ये एक्चुअली में बहुत इजी होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। सिर्फ हमें अपना लॉजिक यूज करना आना चाहिए। जो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें जो इन्फॉर्मेशन देती है ना, बस वो इन्फॉर्मेशन हमें लिखना आना चाहिए। मतलब सबसे पहला काम आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है, उसके बाद आप सब कुछ लिख लीजिए, मोल्स लिख लीजिए, ग्राम्स लिख लीजिए, वॉल्यूम्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लीजिए, आपका सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन था ना ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है इथेन के कितने मोल्स गिवन है? इथेन के गिवन है 3 मोल्स। 3 मोल्स इथेन है, यानी इथेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है? C2H6। इथेन के 3 मोल्स है, 3 मोल्स गिवन है क्वेश्चन में, और इसी में हमसे चीजें पूछ रहा है, 3 अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं। तो एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 मोल्स इथेन में कितने मोल्स कार्बन एटम्स होते हैं, कितने मोल्स कार्बन एटम होते हैं। तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल इथेन में कितने मोल कार्बन होता है ना। अगर हमें 1 मोल इथेन में कार्बन के मोल पता होंगे तभी हम लोग 3 मोल इथेन में कार्बन के मोल को बता पाएंगे, ठीक है। तो पहले 1 मोल लिखते हैं। देखिए 1 मोल आपके 1 मोल कार्बन 1 मोल इथेन की अगर हम लोग बात करें तो 1 मोल इथेन में यानी कि C2H6 में ऐसे लिखते हैं C2H6। 1 मोल इथेन में अगर हम लोग देखें तो कितने मोल कार्बन है हमारे? 2 मोल्स है ना। देखिए कभी भी आपको क्या है कि जैसे आपको कोई कंपाउंड दिया है, ठीक है, अब वो कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना है, जिस भी एलिमेंट से बना है उसके नंबर ऑफ मोल्स अगर आपसे पूछता है तो बस आप फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला में चेक करिए। फॉर्मूला में वो जो भी आपका एलिमेंट, उस एलिमेंट के बाद जो भी आपका सफिक्स लगा हो बस वही उतने ही नंबर ऑफ मोल्स वो होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है कि 1 मोल इथेन में कितने मोल्स कार्बन है? ये देखिए 2 मोल्स कार्बन होते हैं, ठीक है। 1 मोल इथेन में कितने मोल्स कार्बन होते हैं आपके? 2 मोल्स कार्बन होते हैं, 2 मोल्स कार्बन। 1 मोल इथेन में कितने मोल कार्बन होते हैं? 2 मोल। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है?
क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 3 मोल्स इथेन में कितने मोल्स कार्बन होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो कि आपका 1 मोल इथेन में 2 मोल्स कार्बन होते हैं, तो देयरफॉर 3 मोल्स इथेन कितने के इक्वल हो जाएगा, 3 मोल्स इथेन में आपके नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 इंटू 3 यानी कि 6 मोल कार्बन। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एटम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक चीज जरूर समझिएगा कि आपसे पूछा क्या है, मोल से पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है या नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। इसमें क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम का नंबर ऑफ मोल पूछा है, एटम्स नहीं पूछा। अगर एटम्स पूछेगा तो वो कैसे सॉल्व होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मोल पूछा है। तो जब भी किसी कंपाउंड में आपसे किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स पूछता है, तो जो भी उसके बाद सफिक्स होता है ना, बस उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मतलब 1 मोल की मैं बात कर रही हूँ, 1 मोल में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स बताना हो एलिमेंट का, बस सफिक्स देख लीजिए। जैसे अगर हाइड्रोजन कितने मोल हो, अगर आपसे यहाँ पूछ ले तो कितने मोल होगा, 1 मोल इथेन में 6 मोल हाइड्रोजन होंगे। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसके बाद सेकेंड वाला लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है, ये तो हमारा फोर्थ का फर्स्ट था। चलिए, फोर्थ का सेकेंड देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फोर्थ का सेकेंड क्या पूछ रहा है, फोर्थ के सेकेंड में पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपली वही पूछ लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछ लिया, तो वही हो जाएगा। देखिए 1 मोल इथेन में आपके C2H6 में कितने मोल हाइड्रोजन है, ये देखिए सफिक्स क्या है, 6 है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 मोल हाइड्रोजन। 6 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो अब आपके इसमें कितने हो जाएंगे, कितने मोल में, 3 मोल्स में पूछ रहा है ना, तो 3 मोल्स इथेन में कितना हो जाएगा, सिंपल है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 6 मीन्स 18 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं समझ में आ रहा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सफिक्स दिया होता है ना, उसी से किसी भी कंपाउंड में अगर आपका एलिमेंट पूछ रहा है कि एलिमेंट कितने मोल है, तो 1 मोल में, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में उस एलिमेंट का मोल आप डिसाइड कर लीजिए उसके सफिक्स को देख के। ठीक है, सफिक्स को देख के डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे 2 दिया है ना, तो समझ लीजिए इसके 2 मोल्स है कार्बन के। हाइड्रोजन के बाद 6 दिया है ना, समझ लीजिए हाइड्रोजन के 6 मोल है। तो ये तो 1 मोल की बात हो गई। अगर किसी को 1 मोल पता हो तो आप उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 कितने भी मोल में पूछ ले, आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर ही लेंगे। देखते हैं थर्ड में क्या पूछ रहा है। थर्ड में कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो पहले समझिएगा 1 मोल इथेन में 1 मोल इथेन में आपके इथेन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना। देखिए 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता है, 1 मोल कितने के इक्वल होता है, 1 मोल इक्वल होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के। अब चाहे आपका एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है आपका, यहाँ पे आपका पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है इथेन के। तो वही बात हो गई ना कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको पता है कि 1 मोल इथेन कितने के बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इथेन मॉलिक्यूल्स के। तो अब आगे क्या पूछ रहा है, 3 मोल्स में पूछ रहा है। तो सिंपल है ना, 3 मोल्स में कितना हो जाएगा आपका, 3 मोल्स इथेन C2H6 कितने के बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के, है ना। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा 0, फिर 18, 6 3 जा 18 मॉलिक्यूल्स
के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये वाला भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखे इथेन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पर्टिकुलरली बात किसकी हो रही है, इथेन मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, इथेन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी लिख लीजिए इथेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सब क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे कुछ भी मतलब कैलकुलेशन नहीं है, पूरा सिंपल लॉजिक ही लग रहा है, सिर्फ लॉजिक 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 से सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम लोगों ने सभी सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आपको मोलैरिटी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। इसे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, नोट पॉइंट डाल करके मेंशन कर लीजिएगा। मोलैरिटी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका M1V1 = M2V2। तो चलिए, फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, लेकिन इस फॉर्मूला का मतलब क्या है और इसका यूज क्या है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आपको M लिखा है ना, M1 और M2, यहाँ पे M का मतलब है मोलैरिटी से। ठीक है, मोलैरिटी से, और V जो है आपका वो क्या है, वो है वॉल्यूम। ये आप लोग समझ लिए हैं। अब ये समझिए कि इस फॉर्मूले का यूज आपको कब करना है। देखिए, मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, कोई सॉल्यूशन आपसे दिया है और आपको उसकी मोलैरिटी दिया है। कोई सॉल्यूशन दिया है, मान लीजिए हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन दिया है, NaCl का कोई सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, और उसकी हमें कुछ मोलैरिटी दी हुई है, M दिया हुआ है, साथ ही साथ हमें क्या दिया है, कुछ वॉल्यूम भी दिया है, मोलैरिटी भी दे दिया है, वॉल्यूम भी दे दिया है। फिर उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि हम इस सॉल्यूशन में कुछ वाटर ऐड करके इसे हम लोग डाइल्यूट कर दे रहे हैं। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर दे रहे हैं। तो डाइल्यूट करने के बाद मोलैरिटी बताइए, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ना डाइल्यूशन वाले, तब इस तरह के इस वाले फॉर्मूले को हमें यूज करना होता है। अब कैसे करना होता है इस चीज को समझिए। देखिए, उस केस में आपको क्या करना है कि जो आपका सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन होगा, उसे आप लोग क्या मान लेंगे, M1। ठीक है, M1 जो आपका होगा वो गिवन रहेगा। ओके, और जो भी वॉल्यूम गिवन रहेगा आपके सॉल्यूशन का, उसे आप लोग मान लेंगे कि ये हमारा V1 है। ठीक है, ये आपका गिवन मोलैरिटी को बताएगा और ये आपके क्या करेगा, गिवन वॉल्यूम को बताएगा। ओके, फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि हम डाइल्यूशन कर दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर दे रहे हैं। मान लीजिए पहले आपको दिया था कि ये 250 ml है, लेकिन बाद में आपसे कह रहा है कि हम इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दे रहे हैं। अब इसका वॉल्यूम हम कर दे रहे हैं 1000 ml। तो V2 की वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे, 1000 ml। जो आपने डाइल्यूट कर दिया, जो आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा दिया है, जो आपको न्यू वॉल्यूम दे रहा है कि पहले हमारा 250 ml था, लेकिन अब हमारा 1000 ml हो गया है। तो जो आपको आगे बताएगा डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन जो वॉल्यूम बताएगा, उसको आप लोग कहाँ पे रख देंगे, V2 पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कहेगा कि अब मोलैरिटी बताइए क्या होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, M1 आपको पता रहेगा, V1 आपको पता रहेगा, V2 आपको पता रहेगा, M1 आप लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कब आपको काम पड़ेगा इस फॉर्मूले का, अगर बाई चांस आपसे कोई डाइल्यूशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे ये कहता है कि कोई सॉल्यूशन ये है, इसकी ये चीजें गिवन है और अब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे रहे हैं, अब मोलैरिटी बताइए, तब उस वक्त आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसकी आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।